आदिल अहमद डार एक आम कश्मीरी लड़का पुलवामा के गुंडीबाग इलाके में पैदा हुआ। बचपन में क्रिकेट खेलता था, स्कूल जाता था, माँ बाप का लाडला था। लेकिन 2016 में उसकी जिंदगी ने करवट ली। एक दिन उसे सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। उसके परिवार के मुताबिक हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट हुई। उस दिन के बाद आदिल बदल गया। वह चुप रहने लगा, घर से बाहर रहने लगा, दोस्त बदल गए। यहीं से शुरू हुआ उसका कट्टरपंथ की ओर झुकाव। कुछ महीनों बाद वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आ गया। इस संगठन का सरगना था मसूद अजहर, वही आदमी जिसे 1999 में कंधार हाईजैक के बदले भारत को छोड़ना पड़ा था। यही आदमी वर्षों से भारत के खिलाफ जहर फैला रहा था। 2018 के अंत में जैश ने एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई। पाकिस्तान के बहावलपुर और पाक अधिकृत कश्मीर में बैठकर यह योजना बनी। आदिल को चुना गया क्योंकि वह स्थानीय था, सुरक्षा चौकियों को जानता था और उस पर शक कम होता था। उसे धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया। कहा गया, तुम जन्नत जाओगे, तुम शहीद बनोगे, तुम इतिहास बदल दोगे। असल में उसे एक हथियार बना दिया गया। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कैसे? जांच में पता चला कि करीब 300 किलो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। यह RDX और अन्य सामग्री का मिश्रण था। यह सामान पाकिस्तान से घुसपैठ के जरिए कश्मीर लाया गया, सीमा पार से छोटे छोटे हिस्सों में भेजा गया। स्थानीय नेटवर्क ने इसे इकट्ठा किया और अंत में SUV में फिट किया गया। यह सब महीनों में हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या यह हमला रोका जा सकता था? जांच रिपोर्टों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने हमले से पहले चेतावनी दी थी। कहा गया था कि CRPF पर बड़ा हमला हो सकता है। आतंकी आत्मघाती हमले की योजना बना रहे हैं, लेकिन सटीक जगह और समय का पता नहीं था। इसी वजह से अलर्ट को सामान्य चेतावनी मान लिया गया। इसके अलावा एयरलिफ्ट की मांग भी की गई थी ताकि जवानों को हवाई रास्ते से भेजा जाए, लेकिन सीमित विमानों और लागत के कारण ज्यादातर जवान सड़क मार्ग से ही गए। यहीं एक चूक हुई। हमले के बाद का मंजर, अस्पतालों में रोते परिवार, टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज, सड़कों पर गुस्सा। पूरा देश एक सुर में बोला, अब बहुत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। देश बदले की मांग करने लगा। इसके बाद हुआ 26 फरवरी 2019। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। जैश के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया। यह 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने सीमा पार हमला किया। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलवामा ने कई सवाल छोड़े, जैसे इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे जमा हुआ? स्थानीय नेटवर्क इतना मजबूत कैसे बना? सूचना तंत्र में कमी क्यों रही? इन सवालों पर कई जांच हुई। CRPF की SOP बदली गई, काफिले छोटे किए गए, ड्रोन और सर्विलांस बढ़ाया गया, इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किया गया। पुलवामा ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। अब बात उन 40 शहीदों की। वे सिर्फ संख्या नहीं थे, वे बेटे थे, पिता थे, पति थे, भाई थे। कोई अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था, कोई माँ की दवा लेकर लौट रहा था, कोई घर बनाने का सपना देख रहा था। उनके सपने उसी हाईवे पर बिखर गए, लेकिन उन्होंने देश को जगा दिया। पुलवामा की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह कट्टरपंथ की साजिश थी, सीमा पार आतंक की कहानी थी, स्थानीय युवाओं के ब्रेन वॉश की त्रासदी थी और हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, अगर उस समय छोटे छोटे संकेतों को गंभीरता से लिया जाता, अगर नेटवर्क को पहले तोड़ा जाता, अगर युवाओं को भटकने से रोका जाता, शायद 40 घरों में आज भी चिराग जल रहे होते। लेकिन इतिहास शायद से नहीं बदलता, इतिहास सच से बनता है। और पुलवामा का सच यही है कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ता जाता, उसे शिक्षा से, रोजगार से, जागरूकता से और मजबूत इंटेलिजेंस से हराया जाता है। आज भी जब उस हाईवे से कोई गाड़ी गुजरती है तो हवा में एक सन्नाटा तैरता है, जैसे 40 आवाजें कह रही हों, हमें याद रखना, हमारी कुर्बानी बेकार न जाने देना। और यही पुलवामा की सबसे बड़ी अनकही सच्चाई है कि वह हमला खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आज भी हमारे कंधों पर है।